हम लोग वायरस के बारे में थोड़ी जानकारी करते हैं। वायरस कैसा होता है और किस प्रकार हमारी शरीर की सेल्स में घुसकर उन्हें डैमेज करता है, हमको किस प्रकार से इन्फेक्टेड करता है, इसको समझते हैं। तो वायरस को समझने से पहले हम लोग यहाँ से फिजिक्स से स्टार्टिंग करते हैं। फिजिक्स में ये जो समतल कोण होता है, तो ये वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्रों पर बनाया गया कोण कहलाता है। इसका मात्रक रेडियन होता है और इसका सूत्र डेल्टा या सपान आर होता है। अगर चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर होती है तो एक रेडियन का कोण बनता है। अब एक रेडियन का कोण बनने पूरे वृत्तीय परिधि द्वारा जो बनता है वो 2 पाई रेडियन का बनता है, जो कि 360 डिग्री माना जाता है। तो इस प्रकार एक रेडियन में 57.296 डिग्री होते हैं और एक डिग्री में 0.017444 रेडियन होते हैं। अब यहाँ की विभेदन क्षमता समझते हैं। हमारी यहाँ की विभेदन क्षमता 1 मिनट है। अगर कोई वस्तु आँख पर 1 मिनट का कोण बनाता है तो हमारी आँख उसे देख लेती है, वरना नहीं देख पाती है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए ये वस्तु आँख पर 1 मिनट का कोण बना रही है, दर्शन कोण। तो हम यहाँ पर अल्फा बराबर d/d लिख कर यहाँ पर 1 मिनट की वैल्यू रेडियन में लिख लेते हैं और d/d यहाँ पर ये जो दूरी है आँख से 25 सेंटीमीटर मान लेते हैं इसकी है, जो कि इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। तो इस प्रकार से हमें ये जो इसका व्यास निकल आता है, इसका जो आकार निकल आता है वस्तु का, वो 72.5 माइक्रोन निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आँख 72.5 माइक्रोन तक देख लेती है। इससे थोड़ा बहुत कम भी देख लेती है, 50 माइक्रोन तक भी आँख देख सकती है। लेकिन 50 माइक्रोन से अगर कम कोई पार्टिकल छोटा है उससे, तो फिर हमारी आँख उसको नहीं देख पाती। अब जिन पार्टिकल्स को हमारी आँख नहीं देख पाती वो हमारे आँख, नाक, कान, कहीं पर भी किसी शरीर के किसी पार्ट पर भी पड़े होते हैं। तो अगर कोई छोटा पार्टिकल जैसे 10 माइक्रोन से 30 माइक्रोन के करीब है तो वो जब फेफड़ों में पहुंच जाता है तो फेफड़ों को डैमेज करता है और फेफड़ों संबंधी बीमारी हो जाती है। यदि अब हमारी जो श्वास नली है इन कणों को फेफड़ों तक नहीं जाने देती, जिससे कि हमें इस फेफड़े संबंधी कोई ऐसी बीमारी नहीं होती। तो ये तो जानकारी हुई कि हमें आँख से किस तरह के कितने कण दिखाई देते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में आ जाते हैं। अब हम लोग O2 अणु के आकार के बारे में देखते हैं क्या है। तो O2 अणु, O2 गैस जो हम इनहेल करते हैं अपने फेफड़ों तक ले जाते हैं, जिससे हम जीवित हैं। इस O2 गैस के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसका कण कितना छोटा होता है। तो देखिए इसका कण 150 पिकोमीटर का होता है, बहुत ही छोटा, 152 × 10⁻⁻12 मीटर का। तो इसको अगर हम माइक्रोन में बदलें तो इस तरह से बदल जाएगा और 152 माइक्रोन अपॉन 10⁻⁶। या अगर इसको इस तरह लिख लें तो इस तरह इसलिए लिखें, ये जो ऊपर वाली वैल्यू लिखी है ये आँख को दिखाई देती है। अब इस आँख को दिखने वाली वैल्यू का 5 लाखवां भाग जो होता है, इतना छोटा होता है O2। तो O2 बहुत ही छोटा होता है, ऑक्सीजन का अणु जो हम इनहेल करते हैं अपने फेफड़ों तक पहुंचाते हैं जिसको। अब O2 को जब हम लोग सांस नली के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचाते हैं तो फेफड़ों में जो कोशिकाएं होती हैं उनकी एक लेयर होती है कोशिकाओं की, वो इस O2 को एब्जॉर्ब करती हैं, यानी अपने नीचे, अपने लेयर के नीचे पहुंचाती हैं, जिसको एल्वियोली कहा जाता है फेफड़ों में। वहाँ पर एकत्र होने लगती है O2 गैस। वहाँ पर इनको वायु कोशिका भी कहा जाता है या सैक्स कहा जाता है, थैलियाँ। वहाँ पर O2 एकत्र हो जाती है और इसके जस्ट नीचे जो कैपिलरीज होती हैं जिनमें ब्लड बहता रहता है, तो ब्लड जब बहता है उनमें कैपिलरीज में, तो ये जो O2 हैं ये सैक्स से, उन्हीं ग्रंथियों से डिफ्यूज़न माने मिश्रण, डिफ्यूज़ हो जाती हैं, उसमें चली जाती हैं, ब्लड में चली जाती हैं, कैपिलरीज में चली जाती हैं। और कैपिलरीज में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उससे CO2 वगैरह रिलीज हो जाती है, जो फेफड़े से बाहर निकल जाती है और हम लोग उसको सांस छोड़कर बाहर कर देते हैं। इस प्रकार O2 गैस जो है ब्लड में मिक्सअप हो जाती है, पहुंच जाती है। अब O2 को जो रेड सेल्स होती हैं उसमें एक हेमोग्लोबिन प्रोटीन होती है, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है या इसको कलेक्ट कर लेती है और वो लेकर ब्लड के साथ लेकर अन्य पार्ट्स में जाती है और अन्य पार्ट्स की जो कोशिकाएं होती हैं उनको देती है, जिससे कि वो सुचारू रूप से कार्य करती रहती हैं। और वहाँ से जो CO2 रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको लेकर फिर फेफड़ों तक पहुँचाती हैं और बाहर करती हैं। इस प्रकार जो रुधिर कणिकाएँ हैं रेड वाली, उनका जो हेमोग्लोबिन होता है वो इन O2 और CO2 को ट्रांसफ़र करता है इधर उधर। अब ये जो CO2 के और निकलने के और भी तरीके हैं। CO2 जो है ब्लड में घुलकर निकल जाता है, RBC के साथ मिलकर भी बाहर आता, कार्बोनेट के रूप में भी निकलता है। तो इस तरह CO2 के निकलने के कई तरीके हैं। अब हम लोग
पढ़ते हैं वायरस के बारे में। तो वायरस का आकार जो होता है 20 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर, ये भी हमें बिल्कुल कतई नहीं दिखाई देता। इसका आकार अगर हम इस तरह से ब्रेक करके लिखते हैं तो ये आता है करीब O2 के अणु का 1000 गुना, यानी जो हम लोग ऑक्सीजन के गैस को जो इनहेल करते हैं उसके अणु का 1000 गुना बड़ा होता है। तो अब 1000 गुना बड़ा पार्टिकल जब वायु के साथ फेफड़ों तक पहुंचता है तो श्वास नली से तो चला जाता है, लेकिन फेफड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं वो उसको पहचान लेती हैं कि कोई फॉरेन पार्टिकल आया और उसको एब्जॉर्ब नहीं करने देती फेफड़ों में, तो वो बाहर ही रहता है फेफड़ों में। अब वो अंदर कैसे जाता है उसको समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि ये बना कैसे होता है। जो वायरस होता है वो होता क्या है, वायरस में एक खोल होता है जो मेम्ब्रेन्स कहलाती, प्रोटीन का खोल होता है, उसके अंदर उसका आरएनए होता है और इस खोल में स्पाइक्स भी बने होते हैं जो उसको चिपकने का काम करते हैं किसी सेल से, ग्लाइकोप्रोटीन के होते हैं। तो सारा जो भी सिस्टम है सब प्रोटीन का होता है। आरएनए भी प्रोटीन के होते हैं, कई तरह के प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन को बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है, जीव अणु कहा जाता है। इन प्रोटीन से ही पूरा सिस्टम, जीवन का पूरा सिस्टम प्रोटीनों से ही चल रहा है। और ये एमिनो एसिड के रेजिड्यूज होते हैं, उनके चेन्स होते हैं। तो अब जो वायरस होता है उसके अंदर आरएनए भी होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए भी होता है, डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड भी होता है। तो इस तरह से सिंगल और डबल स्ट्रैंड में होते हैं। तो ये आरएनए और डीएनए के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये आरएनए होता है, ये वायरस है। अब इस आरएनए को कहा जाता है, इस वायरस का आनुवंशिक सामग्री, जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। इसी से इस वायरस की पहचान होती है। जो भी वायरस होता है उसका एक जेनेटिक मटेरियल होता है, उससे उसकी पहचान होती है। और ये इसमें डीएनए भी हो सकते हैं, तो आरएनए डीएनए दोनों हो सकते हैं। अब हम लोग जैसे कोरोना वायरस की बात करें, कोरोना वायरस में केवल आरएनए होता है अंदर, ये प्रोटीन है आरएनए, और इस तरह का खोल होता है। ये मेम्ब्रेन्स बनी होती है प्रोटीन की और इसमें स्पाइक्स होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के। ये ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स बने हुए हैं। ये कोरोना वायरस का फिगर बनाया मैंने। अब सेल्स के बारे में देखते हैं। सेल्स कोशिका में क्या होता है, खोल होता है, खोल में साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए और आरएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। यद्यपि आरएनए का निर्माण न्यूक्लियस में होता है लेकिन वो रहता साइटोप्लाज्म में है। तो ये जो अपना सेल्स हैं ये खुद डीएनए तैयार करते हैं और इस सेल्स को बना सकते हैं। ये जीवित कोशिकाएं कहलाती हैं। और ये जो है अपना आरएनए नहीं डेवलप कर सकता, इसलिए ये नॉन लिविंग कहलाता है। अब इसी तरह बैक्टीरिया भी होते हैं। बैक्टीरिया का डीएनए साइक्लोप्लाज्म में होता है और बड़ा होता है वायरस से बैक्टीरिया काफ़ी। अब ये अटैक कैसे करता है, सेल में कैसे घुसता है, इसको समझते हैं। तो ये वायरस जब किसी सेल के कांटेक्ट में आता है, फेफड़ों के अंदर जाकर सेल के कांटेक्ट में आता है, तो सेल से स्पाइक इसके चिपक जाते हैं और ये प्रोटीन जो है इसके मेम्ब्रेन्स को डैमेज करती है सेल के, और इस मेम्ब्रेन्स को ब्रेक कर देती है और अपना भी ब्रेक हो जाता है थोड़ा, उसका भी मेम्ब्रेन्स, तो अपने डीएनए इसको आरएनए को तुरंत इधर इंसर्ट कर देती है, अंदर डाल देती है सेल के। तो जैसे ही अंदर गया आरएनए इसके, तो वो कोशिका में घुस जाता है। कोशिका में डीएनए जो होता है उसको ब्रेक करके जो उससे प्रोटीन रिलीज होती है, उस प्रोटीन के द्वारा अपनी ही तरह के बहुत सारे ये आरएनए बना लेता है। तो ये उसके आरएनए हैं जो उसके ये जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए अपने बना लेता है। अब ये आरएनए क्या है, साइटोप्लाज्म में, और जो प्रोटीन होती है उसको अपना मेम्ब्रेन्स बनाते हैं और इस प्रकार से बिल्कुल हूबहू वैसा ही वायरस तैयार कर लेते हैं, अपना क्लोन बना लेते हैं। तो ये अब जब वायरस कई हो जाते हैं तो ये सेल्स फट जाती है या वायरस बाहर आ जाते हैं और ये वायरस अन्य कोशिकाओं को डैमेज करते हैं और इस प्रकार से इन्फेक्शन बढ़ाते रहते हैं। अब ये जब घटना होती है तो जो सेल्स होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है, उत्तेजित होकर ऐसे रसायन रिलीज करता है जिससे कि इनका आरएनए घुल जाए या टूट जाए या नष्ट हो जाए, इस तरह के। और इसके साथ साथ फिर इम्यून सिस्टम काम करने लगता है। जो अपनी वाइट सेल्स होती हैं वो इनको कवर करके और उनके पास जो प्रोटीन्स होती है उन प्रोटीन्स के द्वारा एंटीबॉडी बनाने लगते हैं। इनको एंटीजन कहा जाता है। जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको एंटीजन कहता है। उनके प्रोटीन के आधार पर प्रोटीन का अपने पास से संश्लेषण करके एक एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी ये बना हुआ है, वाई आकार का होता है। ये जो है प्रोटीन्स का बना हुआ वाई आकार का होता है, तो ये एंटीबॉडी कहलाता है। तो प्रत्येक एंटीजन के अनुसार ये एंटीबॉडी बना लेते हैं। अगर बना लेते हैं तो कंट्रोल कर लेते हैं उसको, ये इन्फेक्शन को, वरना नहीं कर पाते। जैसे अभी अपने यहाँ जो है बहुत कम कोरोना वायरस को कंट्रोल कर पा रहे हैं बॉडी में अपने।
तो अपने अंदर एंटीबॉडी नहीं बन पा रहे हैं। बाकी मोस्टली फॉरेन पार्टिकल जितने भी जाते हैं ज़्यादातर वाइट जो सेल्स होती हैं वो बना ही लेती हैं और हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं। तो इस प्रकार ये अब एंटीबॉडी का काम क्या है, एंटीबॉडी में ये जो गैप होता है वाई के दोनों आर्म्स के बीच का, इसको लॉक कहा जाता है, ताले के नुमा काम करता है। तो ये एंटीबॉडी उसके जो कोरोना वायरस है या कोई भी वायरस है उसके स्पाइक्स को जकड़ लेता है और इस प्रकार से इस पूरे वायरस के मेम्ब्रेन्स को नहीं फटने देता, जिससे इसका आरएनए बाहर जाकर कोशिका में नहीं मिक्सअप होता पाता, अपने इसको जकड़ लेता है, इसको बाहर तो एक्टिव नहीं रह पाता, ये नष्ट होता है। इस प्रकार हमें जो है इन्फेक्शन से बचाते हैं ये एंटीबॉडीज़। अब एंटीबॉडीज़ जो प्रोटीन के ही बनाए जाते, प्रोटीन के ही बने होते हैं। अब यहाँ पर नहीं तो उसी के लिए टीका या इम्यूनाइजेशन जिसको कहते हैं वो तैयार किया जाता है। तो उसी के लिए ये डॉक्टर लोग और जो केमिस्ट हैं ये लगे हुए हैं कि वैक्सीन तैयार हो जाए जिससे बॉडी में एंटीबॉडी बनने लगें शरीर में। तो ये है कोरोना के बारे में सिंपल सी जानकारी।